देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने के मामले में एक हफ्ते के भीतर अपना पक्ष दाखिल करे। वहीं केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मेहता ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई तक विलेख द्वारा वक्फ और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। JPC की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। ओवैसी ने कहा कि इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रताप कढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। रॉ के पूर्व चीफ AS तुलत ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनकी किताब में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का गुप्त रूप से समर्थन किया था। AS तुलत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैंने क्या कहीं किताब में कहा है कि वो समर्थन कर रहे थे, बकवास है, यह मीडिया का स्टंट है, मेरा नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी इन खबरों को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि ये सस्ता स्टंट है। बता दें कि दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड दी स्पाई का 18 अप्रैल को विमोचन होना है। इसका हवाला देते हुए कहा जा रहा था कि दुलत ने अपनी किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का गुप्त रूप से समर्थन किया था। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की 2016 की शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। कोर्ट ने 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के असिस्टेंट टीचर नई भर्ती पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। हालांकि ये राहत उन शिक्षकों को ही दी गई है जिनकी नियुक्ति में विशेष रूप से कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। यह आदेश छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया। हालांकि यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए सहायक शिक्षक के पदों की नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ले। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने राज्य और आयोग को 31 मई 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने ग्रुप C और ग्रुप D के उन वर्कर्स को ऐसी राहत देने से इनकार कर दिया जिनकी नियुक्ति भारी गड़बड़ियों के कारण कोर्ट ने रद्द कर दी थी। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक और धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका में गृह सुरक्षा मामलों की मंत्री क्रिस्टी नोएम ने यूनिवर्सिटी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और यहूदी विरोधी भावना के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को खत लिखकर उसके विदेशी छात्रों की अवैध और हिंसक गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है। बता दें कि इस साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 27% से अधिक है। और साथ ही बता दें कि इससे पहले यूनिवर्सिटी ने व्हाइट हाउस की ओर से भेजी गई मांगों की एक लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली 2 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोकने की घोषणा की थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि सरकार कचरे के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त एजेंसी को काम पर रखने की संभावना तलाश रही है और उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर के कूड़े के ढेर अगले 5 सालों में डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे।
गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुराने कचरे को साफ करने और शहर को कचरे के विशाल ढेर से मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जो पहाड़ों की तरह जमा हो गए हैं। राज्य पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मैं अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। एक और जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। अब इसी बीच सी वोटर के एक सर्वे ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। इस सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने की पहली पसंद बताया है और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15% समर्थन मिला है। वह तीसरे नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें 17% लोगों का समर्थन मिला। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी को 13% और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को 6% लोगों ने सीएम पद के लिए पसंद किया है। सर्वे के मुताबिक नीतीश और तेजस्वी की लोकप्रियता में 3 से 5% की गिरावट हुई है। वहीं सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की लोकप्रियता में 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु में भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होने की खबर आने के एक सप्ताह बाद ही पलानीस्वामी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल एआईएडीएमके के महासचिव के पलानीस्वामी ने बुधवार को इस संभावना से इनकार किया कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करता है, तो राज्य में गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। पलानीस्वामी ने बुधवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने गठबंधन सरकार के बारे में नहीं कहा। पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि मीडिया ने प्रासंगिक मुद्दे को गलत समझा है, जो मीडिया की चाल है। मीडिया को इस तरह की भ्रामक खबरें नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 11 अप्रैल को घोषणा की थी कि अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन चुनाव जीतेगा और सरकार बनेगी। हालांकि पलानीस्वामी के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गठबंधन की होगी। पलानीस्वामी ने गठबंधन के चुनाव जीतने पर भाजपा के साथ सत्ता साझा करने की गुंजाइश से इनकार किया है। सीबीआई ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर छापा मारा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीबीआई ने ये छापेमारी विदेशी अंशदान नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में की है। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि बीजेपी, पीएम मोदी और मोदी सरकार ने हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए हर हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी आज मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ रही है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई पहुंची है। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का हर हथकंडा अपनाकर देख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला। सिंह ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की हालत खराब है। जैसे ही पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनको धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों की आज बैठक होने वाली है, जिस पर बीजेपी ने कहा कि इनका कोई मकसद नहीं है। वहीं अब बीजेपी के बयान पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि पहली बैठक का एक अलग उद्देश्य होता है कि हम साथ लड़ेंगे। इस बैठक को उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए। कितनी सीट किसको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैठक का मूल उद्देश्य है कि तमाम दल एक साथ बैठकर तय करेंगे कि बिहार में जो हाहाकार है उसके लिए एक सशक्त विकल्प चाहिए और जीतने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों ना टीपीएस द्वारका को बंद कर दिया जाए। साथ ही छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करने को लेकर कहा कि प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को फीस के लिए छात्रों को लाइब्रेरी में बंद करने और क्लास में भाग नहीं लेने देने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे अपमानजनक व्यवहार बताया। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि छात्रों के साथ संपत्ति जैसा व्यवहार करने वाले स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने की जरूरत है कि स्कूल द्वारा छात्रों को प्रताड़ित न किया जाए।
ऐसा लग रहा है कि स्कूल केवल पैसा कमाने की मशीन के रूप में संस्थान चला रहा है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मुझे चिंता है कि आपने छात्रों के साथ घटिया और अमानवीय व्यवहार किया। फीस का भुगतान करने में असमर्थता स्कूल को छात्रों के साथ इस तरह के अपमानजनक व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.